Welcome to Education Wave. Feed products and their elimination. In this video, we are going to learn about how the urine formation takes place. Right? पहले की वीडियो में हमने ऑलरेडी ये देखा कि हाउ द एमोनोटेलिक organisms and the uricotelic organism and there is also a ureotelic organisms how they excrete their products. Right? फिर हमने ये देखा कि एक किडनी के अंदर, for example, this is my kidney. There are two parts. This outer region is called cortex and this inner part is called medulla. Okay? फिर हमने ये भी देखा कि जो किडनी है ये पार्ट जो यहाँ पे कहलाता है हाइलम, और इस हाइलम से आपकी यूरेटर निकल रही होती है, ऑल्सो योर रीनल आर्टरी भी आपकी निकल रही होती है, और यहीं से आपका रीनल वेन निकल रहा होता है, और ये रीनल वेन तुम्हारा वेना कावा बना देता है. ओके, दिस इज वेना कावा. और जो रीनल आर्टरी आती है वो आती है हमारी अयोटा से, मतलब कि जो हार्ट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई हार्ट, वहां से आपका जो अयोटा होता है वो खुलता है आपका किसमें, रेनल वेन में. और जो इंफीरियर वेना कावा है वो किसमें खुलती है आपकी, सॉरी, जो आपकी अयोटा है वो खुलती है रीनल आर्टरी में, और जो ये आपका इंफीरियर वेना कावा है ये किसमें खुलता है, रेनल वेन में. अब ये जो रीनल आर्टरीज थी यहाँ से अलग अलग रीजन्स में ऐसे जाती हैं, लाइक इसकी ब्रांचेस ओपन होती हैं. मेरी जो अयोटा से, जो हार्ट से जो अयोटा आ रहा था फिर रीनल वेन में आर्टरीज में खुला, वो ऐसी ब्रांचेस में खुलेगा, और यही ब्रांचेस आगे जाके एफरेंट, फिर ग्लोमेरुलर, फिर इफरेंट, फिर आपका ये जो बोमेल्स कैप्सूल होता है जो कि फॉर एग्जांपल कॉर्टेक्स रीजन में है, फिर यहाँ से आपकी पीसीटी जाती है, फिर आपकी यहाँ पे हेनली लूप बनाती है, फिर आपकी डीसीटी एंड देन कलेक्टिंग डक्ट, और इसी कलेक्टिंग डक्ट से आपकी बहुत सारी नेफ्रॉन्स जुड़ी रहती हैं. फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कॉर्टेक्स रीजन है उसमें जो हमारा नेफ्रॉन है और जो मेडुलरी रीजन में जो आपका नेफ्रॉन है उसमें एक डिफरेंस होता है कि जो आपकी ये चारों तरफ इफरेंट जो हमारी ये जो ब्लड कैपिलरी है जिसको हमने पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बोल दिया था, ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर भी बनाती है हेनले लूप के पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा. और जस्ट बिकॉज मेरे मेडुलरी रीजन तक ये गया, वासा रेक्टा भी गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इस नेफ्रॉन को हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन भी बोलते हैं. ये लास्ट की वीडियो में हमने देखा. ठीक है, जो कॉर्टेक्स है उसमें ये वासा रेक्टा एब्सेंट होती है, और जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है उसमें आपकी ये जो वासा रेक्टा है वो प्रेजेंट है. जो पेरिट्यूबुलर जो आपकी कैपिलरीज है वो वासा रेक्टा बनाती हैं. ठीक है, बट यहाँ कॉर्टेक्स वाले में ये आपका जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी होता है ये वासा रेक्टा फॉर्म नहीं करता. सो आपने देखा होगा कि ये जो जक्स्टा मेडुलरी जो आपके नेफ्रॉन्स हैं इनकी कंसंट्रेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत कम पाई जाती है. मे बी मान लीजिए 15 to 20% ये आपके नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये किसमें पाए जाते हैं, ये सिर्फ आपके बर्ड्स या फिर मैमल्स में पाए जाते हैं. ठीक है, तो जो बर्ड्स हैं या फिर जो मैमल्स हैं लाइक इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इनका ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जिनमें वासा रेक्टा है, ये वासा रेक्टा जो यूरिन है उसको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर देता है. कंसंट्रेट करने का मतलब उसमें से पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम कर देता है, और जो बाकी सॉल्यूट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा होती है. तो जो आपकी बर्ड्स हैं या जो मैमल्स हैं उनका कंसंट्रेटेड यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, लेकिन ये और ऑर्गेनिजम्स में पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उनकी बॉडी में सिर्फ कॉर्टेक्स वाले नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं. ओके, और जो कॉर्टेक्स होता है वो हमेशा उसकी जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा ज्यादा होती है, मे बी 80 to 85% तक ये पाए जाते हैं. राइट, ये सब हमने लास्ट की वीडियो में देखा था. Now in this video we are going to learn about urine formation. तो let's start with again. Okay, तो जो आपकी हार्ट से अयोटा, ये जो आपने देखी है किडनी में ऐसे अयोटा आती है फिर ये ऐसे खुलती हैं. ठीक है, ये इंफीरियर वेना कावा है, ये भी दो साइड में खुलती है. तो आप हमेशा याद रखना हार्ट से आपकी अयोटा आती है. राइट, दिस इज योर अयोटा एंड अयोटा ओपन्स इनटू रीनल आर्टरी, और यही रीनल आर्टरी जैसे ब्रांचेस में जाती हैं, और फिर ये एक आई, फॉर एग्जाम्पल दिस वन कम्स
और ये आपका एफरेंट आर्टरी खुलती है। फिर ये एफरेंट आपका यहाँ पे ग्लोमेरुलस बनाती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कैपिलरीज का पूरा गुच्छा बनता है, और फिर ये इफरेंट में निकल जाती है। ठीक है, इफरेंट आर्टरीज में निकल जाती है। ये मेरी इफरेंट आर्टरीज हो गई, ये मेरी एफरेंट आर्टरीज हो गई। और दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हमारी एफरेंट आर्टरी है वो आपकी हमेशा वाइड रहती है, ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको देखूं, इसका डायमीटर बहुत ज्यादा बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू माय इफरेंट आर्टरी, जो कि बहुत ज्यादा नैरो होती है। क्यों? क्योंकि आपको इफरेंट आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा चाहिए होता है, राइट। इसका जो ल्यूमन है, लाइक इसके अंदर जो ये जो नैरो एरिया है, ये आपको बहुत ज्यादा पतला चाहिए, छोटा चाहिए। तो जितना ज्यादा आपका नैरो ल्यूमन होगा उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा, राइट। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स हम आगे पढ़ने वाले हैं जो इस ल्यूमन को नैरो करने की कोशिश करते हैं, ताकि तुम्हारा जो फिल्ट्रेशन रेट है वो बढ़ सके। इफ बाय एनी चांस हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन का रेट कम हो गया है, तो हम क्या करते हैं, इसको बहुत ज्यादा प्रेस कर देते हैं, ल्यूमन को बहुत पतला बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सके, या फिर आपका फ्लूइड की जो प्रेशर है वो बढ़ सके, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ फिल्ट्रेशन हो सके, राइट। फिर नीचे क्या बनाया था हमने, नीचे आपका बनाया था हमने बोमेन्स कैप्सूल। तो ये होती है आपकी डबल लेयर्ड, याद रखिए, एक है ऊपर और एक ये बाहर। ठीक है, ये अंदर की साइड, ये बाहर की साइड, ये ऐसे जाती है आपकी बोमेन्स कैप्सूल। फिर यहाँ पे होता है थोड़ा सा ज्यादा कॉइल्ड पोर्शन, दैट इज योर पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये खुलता है किसमें, आपका डिसेंडिंग लूप में, ये थोड़ा सा मोटा रहता है, फिर बहुत ज्यादा पतला। ये सारे कंसेप्ट आपको इसलिए याद रखने हैं क्योंकि इन सब से रिलेटेड बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो नीट में पूछी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इस मोटे वाले पोर्शन से, या फिर जो आपका, अब ये जो आपका ये हेले ऑफ लूप है, ये ऊपर जाएगा, तो ये फिर से बहुत पतला होता है, लेकिन एक रीजन पे ये बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा यहाँ पे। अब इस ब्रॉड से भी कुछ नई चीज होगी, क्योंकि ये ब्रॉड रीजन है, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा कॉइल्ड पोर्शन आपका डीसीटी, दैट इज योर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर है आपका, ये किस में खुलता है, ये खुलता है आपका कंडक्टिंग डक्ट में। ठीक है, ये कंडक्टिंग डक्ट है, राइट। इतना हमने पहले ही पढ़ा था, लेकिन यूरिन की फॉर्मेशन के लिए ये सब चीजों में आपको ये जानने की जरूरत है कि कौन कौन सी लेयर्स हैं, या फिर कौन कौन से आपके स्टेप्स हैं जिनसे आपकी यूरिन की फॉर्मेशन होगी, और इसमें ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, इट विल हेल्प इन दैट प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपका एफरेंट बनाया है, फिर मैंने ये ग्लोमेरुलस बनाया है, राइट। दिस इज योर ग्लोमेरुलस, ये आपका बोमेन्स कैप्सूल, दिस इज योर पीसीटी, दिस इज योर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दिस इज योर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये थिन वाला पार्ट है, ये थिक वाला पार्ट है, एंड दिस इज योर डीसीटी, दैट इज योर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड दिस इज योर कंडक्टिंग duct, right? Now, what you need to know is, and also you know that this glomerulus and Bowman's capsule together called renal corpuscles, और ये रीनल कॉर्पस्कल्स ही हैं जो आपका यूरिन फॉर्मेशन में जो स्टेप है कॉल्ड फिल्ट्रेशन, इस प्रोसेस, इस स्टेप को करवाएंगे। तो आपका जो यूरिन फॉर्मेशन है टोटल 3 स्टेप्स में होता है। This urine formation will takes place in 3 steps. First is filtration. ओके, फिल्टरेशन हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, रीनल कॉर्पस्कल्स में हो जाएगा। सेकेंड इज योर रीएब्जॉर्प्शन। ओके, रीएब्जॉर्प्शन भी कर लेंगे, मतलब कि जो भी आपका फिल्टर हो जाएगा, मतलब कि क्या क्या फिल्टर हो जाएगा, आपका ब्लड जो फिल्टर होगा, ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में बहुत सारे अमीनो एसिड्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, ग्लूकोज भी होता है, सब कुछ हो जाएगा, राइट। यहाँ पे सबकी सब चीजें आपकी फिल्टरेट हो जाएंगी, बस आपके जो प्रोटीन्स हैं वो नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन है किलो डाल्टन्स में होता है, उसका मॉलिक्यूलर जो ऐसे वेट है वो बहुत ज्यादा होता है, और ये फिल्ट्रेट इतना छोटा, इतना पतला होता है कि सिर्फ माइन्यूट चीजें ही इससे जा सकती हैं। तो आपके प्रोटीन्स को छोड़ के पूरा पूरा जो प्लाज्मा है
उसका सब कुछ यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाता है, राइट। तो फिल्ट्रेशन हो गया, ऑब्वियसली यहाँ जाएगा। अब फिल्ट्रेशन हो गया, पानी भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी फिल्टर हुआ है, आप उसको बोलने लग जाते हो फिल्ट्रेट। अब ये जो फिल्ट्रेट है ये जा रहा है आपकी ट्यूब्स में, लेकिन भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एब्जॉर्ब करनी है। लाइक इसमें आपको पानी लेना था, तो आप इसको रीएब्जॉर्ब कर लोगे, मतलब कि ट्यूब से बाहर ले आओगे। दैट इज योर रीएब्जॉर्प्शन, राइट। सब कुछ रीएब्जॉर्ब कर लोगे, यहां से भी रीएब्जॉर्ब कर लोगे। अब मैंने आपको बताया था थिक पोर्शन का अलग काम है, थिन पोर्शन का अलग काम है। मे बी यहां से जाके आपका सॉल्ट निकलेगा, यहां से भी आपका सॉल्ट निकलेगा, जस्ट फॉर लाइक हमने मान लिया, क्योंकि आगे चल के सॉल्ट ही निकलेगा इस वाली ट्यूब से। लेकिन जो सॉल्ट यहां से निकलेगी और जो सॉल्ट पतले वाली ट्यूब से निकलेगी, दे हैव क्वाइट डिफरेंस। एंड व्हाट इज द डिफरेंस? कि ये वाली जो प्रोसेस होगी ये एक्टिव होगी, मतलब तुम्हें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ थिन वाले से निकालने के लिए तुम्हें यहाँ पे एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज जस्ट अ पैसिव प्रोसेस, राइट। सो यहाँ पे इस मोटे वाले ट्यूब्यूल में तुम्हारा जो NaCl निकलता है एक्टिवली निकलता है, जो पतले वाले ट्यूब से निकलेगा वो पैसिवली निकलेगा। फिर यहाँ से पीसीटी से तुम्हारा बहुत सारा पानी भी निकलेगा, मान लो। ये आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ लाइक कि कैसे रीएब्जॉर्प्शन कर रहे हैं हम, ट्यूब से फिल्टरेट से वो चीजें बाहर निकाल रहे हैं। एंड द थर्ड थिंग इज सीक्रीशन। अब सीक्रीशन क्या है? कि आपकी बॉडी जैसे सलाइवा सिक्रीट करती है, तो वो आपके मुंह में पड़ा रहता है, राइट। तो बॉडी जो आपके ब्लड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज भी चल रही थी ना, मैं उसको एक्चुअल में इट इज ऑफ रेड कलर, बट लेट्स से कि यहाँ पे कंफ्यूज ना हो तो हम ग्रीन कलर से बना देते हैं। तो ये मेरी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज थी, जो कि यहाँ पे ऐसे पैरेलल चलती हैं, जिसको हम वासा रेक्टा बोलते हैं। फिर ये यहाँ पे भी चलती हैं, ठीक है। फिर ये पूरे में ऐसे बनाती है और ये इफरेंट हमारा निकल जाता है, और ये इफरेंट बाद में जाके रीनल वेन से जुड़ जाता है, और फिर रीनल वेन किस में जुड़ जाती है? वेना कावा में, और ये वेना कावा से फिर से हार्ट में ले जाता है तुम्हारे राइट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वाले तुम्हारे राइट वाले वेंट्रिकल में। मतलब वही है, फिर सारा प्रोसेस हार्ट में चलेगा तुम्हारा, राइट। लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या जानना है कि सिक्रीशन मतलब कि इस ब्लड के अंदर कुछ ऐसी अभी भी ऐसी चीजें थी जो तुम्हें वापस से उस फिल्ट्रेट में डालनी थी। तो तुम सिक्रीशन कैसे करोगे? इसमें से या फिर इस जगह से तुम इसके अंदर वापस डाल दोगे। तो एक ट्यूब के अंदर जब तुम रीएब्जॉर्प्शन करोगे तो वो बाहर की साइड होगा, और इस स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल मीडियम। तो इंटरस्टिशियल मीडियम में रीएब्जॉर्प्शन होगा, और इंटरस्टिशियल मीडियम में अगर कुछ ऐसी चीजें हैं या ब्लड में ऐसी कुछ चीजें हैं जिसे हमें दोबारा उस फिल्ट्रेट में फेंकना है, आप उसको सिक्रीट करोगे उस ट्यूब के अंदर, ताकि वो यूरिया के फॉर्म में बाहर निकल जाए। ऑल क्लियर, राइट। नाउ फिल्टरेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ये सब का सब आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब्यूल्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ना है। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्टरेशन, और ये फिल्टरेशन आपके रीनल कॉर्पस्कल्स में होती है, रीनल कॉर्पस्कल्स में होगी। और रीनल कॉर्पस्कल्स क्या थे हमारे? आपका एफरेंट, एफरेंट आया जो कि रीनल आर्टरी से आया, ग्लोमेरुलस बनाया, और फिर वो इफरेंट में चला गया, और फिर आपकी बोमेन्स कैप्सूल। हमें सिर्फ इतना ही पार्ट अभी पढ़ना है फिल्ट्रेशन में। ये रही आपकी बोमेन्स कैप्सूल, राइट। इसमें होगा क्या? आपकी जो रीनल फिल्ट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल रीनल कॉर्पस्कल है, इसमें है बेटा आपके 3 स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई ब्लड कैपिलरीज। अगर मैं ब्लड कैपिलरीज को यहाँ पे ड्रॉ करूं तो माई ब्लड कैपिलरी लुक्स लाइक दिस। इसके अंदर आपके बहुत सारे कनेक्टिव वाला पार्ट होगा, राइट। फिर आपकी सबसे अंदर जो पाई जाती है वो कौन सी लेयर होती है? आपकी एंडोथीलियल लेयर, राइट। ये आपकी एंडोथीलियल लेयर है, ठीक है। जो भी आपका ब्लड है यहाँ ल्यूमन से जाएगा, और इस एंडोथीलियल लेयर से फिल्ट्रेट होके आएगा। मान लो मैंने ब्लड को रेड से दिखा दिया, ठीक है। पहला तो यही स्टेप हो गया कि वो ब्लड कैपिलरीज से तुम्हारा आ रहा है, यहां से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अब जो दूसरा स्टेप है वो है तुम्हारा क्या? जो दूसरी है, यहाँ पे कौन सी लेयर थी? एंडोथीलियल लेयर थी तुम्हारी अंदर की साइड। दूसरी है यहाँ पे जो बोमेन्स कैप्सूल
और यहाँ पे जो तुम्हारी प्रेजेंट है लेयर, इसको बोला जाता है बेसमेंट। ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। सेकंड हो गई आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, वहां से भी फिल्टर होके आएगी। अब तीसरी चीज है तुम्हारी क्या? ये पूरा का पूरा बोमेन्स कैप्सूल, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसकी इनर वाली जो लेयर है यहाँ पे, जो आपके एपिथीलियल है, कौन से एपिथीलियल? जो आपके सिंपल स्क्वामस एपिथीलियल, जो हमारे होते हैं ना टिश्यूज। सो दिस इज माय बोमेन्स कैप्सूल। और इसमें जो मेरे सिंपल स्क्वामस एपिथीलियल टिश्यूज हैं, वो कैसे हो जाएंगे? वो थोड़े से, लाइक यहाँ पे तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट है बाहर वाली लेयर में, ये रहे मेरे सिंपल स्क्वामस एपिथीलियल, ये भी बोमेन्स की बाहर वाली लेयर है, यहाँ पे तो ठीक रहेंगे। आउटर लेयर पे बिल्कुल मेरे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल लेयर है यहाँ पे प्रेजेंट, लेकिन जो इनर लेयर है वो करती क्या है? तुम्हारा ये ब्लड कैपिलरी है, और यहाँ पे जो तुम्हारी एंडोथेलियल लेयर होती है, वो इन्वेजिनेशन कर लेती है इस पूरे पूरे कैपिलरीज पे। सोचो, इस साइड से भी कर लिया और उस साइड से भी इन्वेजिनेशन आ रही हैं। आ रहा समझ? ये मेरी पूरी की पूरी एपिथेलियल लेयर है, स्टिल यहाँ पे भी इन्वेजिनेशन कर गया। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो मेरी सिंपल एपिथेलियल लेयर थी, इनमें थोड़ी सी इन्वेजिनेशन हो गई और ये पकड़ के बैठे हैं इस कैपिलरी को। बीच में तुम्हारी क्या चल रही है? बेसमेंट मेम्ब्रेन चल रही है ऑब्वियसली, राइट? समझ आ रहा है? सो चल क्या रहा है यहाँ पे? आपका ये ब्लड कैपिलरी है जिसमें से एंडोथेलियल से आया ब्लड, लेकिन सोच के देखो, बेसमेंट मेम्ब्रेन से फिल्टर हुआ, फिर ये जो आपका एपिथेलियल लेयर है, इसमें ये जो पोर्स थे, इनसे ये यहाँ पर आ गया। तो ये जो आपके पोर्स, ये जो सिंपल वाले सेल्स थे, अब इनको एपिथेलियल थोड़ी बोलोगे आप, इनका स्पेशल नाम आ गया पोडोसाइट्स। और इनकी जो इनवेजिनेशन थी, इनको आप बोल देते हो पेडिसिल, राइट? और जो ये स्पेस है, इसको हमने बोल दिया स्लिट पोर्स। ठीक है, तो यहां से आपके तीन मेम्ब्रेन से यूरिन का फिल्ट्रेशन होके आया, और इस अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं विसरल लेयर, और बाहर वाली लेयर को हम बोल देते हैं, आउटर लेयर को, पेराइटल लेयर, राइट? इस विसरल लेयर और पेराइटल लेयर दोनों ने मिलके क्या बनाया? पूरा का पूरा बोमेन्स कैप्सूल बनाया। और यहाँ बीच में हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ मेरे पोडोसाइट्स हैं, और इन तीनों से जाता हुआ पूरा का पूरा मेरा जो ब्लड था, वो फिल्टर होके कहाँ आ गया? आ गया पीसीटी में, राइट? तो इतने में आपका फिल्ट्रेशन इज कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज योर रीएब्सॉर्प्शन, मतलब कि जो भी तुम्हारा क्या इंपॉर्टेंट मटेरियल है, वो हम रीएब्सॉर्ब करेंगे। पर इससे पहले आपको जानना है कि एक प्लाज्मा के अंदर, लाइक एक ब्लड के अंदर, तुम्हारी क्या क्या क्वांटिटीज होती हैं। एक तो प्लाज्मा होता है, राइट? प्लाज्मा में भी वही 90 to 95% तुम्हारा वाटर होता है। ठीक है, कुछ फिर तुम्हारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, फिर तुम्हारा क्या प्रेजेंट होता है? लाइक प्लाज्मा हो गया, फिर तुम्हारा अमीनो एसिड हो गया, एंड ऑल्सो योर 6 to 8% एयर इज योर प्रोटीन, राइट? और प्रोटीन भी कौन से? इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है फाइब्रिन्स प्रोटीन, जो आपके किसमें कराते हैं? क्लॉटिंग में हेल्प कराते हैं। ग्लोब्यूलिन तुम्हारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम आते हैं। एल्ब्यूमिन तुम्हारा किसमें? इसका फंक्शन मुझे याद नहीं, बट आप देख लेना एक बार। ठीक है, सो जो ये तीनों प्रोटीन्स जो थे आपके, ये थे आपके प्रोटीन्स, लेकिन ये फिल्टर नहीं होते थे क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट था, वो कुछ किलो डाल्टन्स में चला जाता था, राइट? किसमें चला जाता था? किलो डाल्टन्स में। ठीक है, तो इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें वापस से रीएब्सॉर्ब करनी है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, ठीक है, जैसे कि अमीनो एसिड्स, जैसे कि तुम्हारे लिपिड्स, सारे के सारे कैटायंस, और बहुत सारे लाइंस। ठीक है, और ऑब्वियसली यूरिया, कुछ यूरिया तुम्हें रीएब्सॉर्ब भी करना होता है। तो ये सब तुम्हें रीएब्सॉर्ब करना है, लेकिन इनको रीएब्सॉर्ब करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें जो इनमें कौन सी चीज एक्टिवली ट्रांसफर हो रही है और कौन सी चीज पैसिवली हो रही है। तो जो एक्टिवली हो रहा था वो था आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज को निकालने के लिए तुम्हें एनर्जी खर्च करनी थी।
अमीनो एसिड्स को करने के लिए भी तुम्हें एनर्जी खर्च करनी पड़ी। बहुत सारे ऐसे केटाइन्स होते हैं जिन्हें तुम्हें एक्टिवली ही रीएब्सॉर्ब करना होता है, क्योंकि बेटा जो केटाइन्स होते हैं उनके पंप बने होते हैं, जैसे कि आपने सुना है सोडियम पंप, ठीक है, पोटेशियम पंप, क्लोरीन का भी नहीं, क्लोरीन तो तुम्हारा एनायन हो गया जो कि पैसिवली आएगा। तो जितने भी तुम्हारे जैसे कि H2O हो गया, जिसके लिए हमें एक्वापोरिन्स की जरूरत होती है जो कि पैसिवली हो जाते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट में आपकी बॉडी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगी, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, एंड ऑब्वियसली तुम्हें उसे बाहर फेंकना है, तो वो पैसिवली ही होगा। लेकिन जितने भी तुम्हारे एनायंस होते हैं वो सब का सब तुम्हारा पैसिवली ट्रांसपोर्ट होता है। So all you need to know is that glucose, amino acid and your cations will be reabsorbed actively, and all your water and nitrogenous waste and all everything will be, like मैंने बोला आपको कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर फेंकने में, सिक्रीशन करने में, बॉडी से बाहर फेंकना मतलब कि उसका सिक्रीट कर दोगे, तुम्हें पैसिवली ही लगेगा। सिमिलरली कुछ तुम्हें उसमें से एब्जॉर्ब भी करना होता है, क्यों? क्योंकि बॉडी में तुम्हें एक ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट बनाना होता है, ठीक है। उसको बनाने के लिए हमें थोड़ा सा यूरिया एब्जॉर्ब भी करना पड़ता है, और वो यूरिया पैसिवली होता है। सो डोंट बी कंफ्यूज यार कि मैंने बोल दिया भाई बाहर फेंकना है, लेकिन यहाँ तो रीएब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। यस, बाहर फेंकेंगे, लेकिन कुछ पोर्शन हमें चाहिए होता है, तो वो भी पैसिवली एब्जॉर्ब होता है, राइट। रीएब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ हो रहा है ये हम देखते हैं। सो ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल था। अब ये आपकी आ जाती है पीसीटी, ठीक है। अब आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें साफ साफ लिखा है कि रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका? जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और उन इलेक्ट्रोलाइट्स में तुम्हारे देखो, पहले लिख देते हैं कि जितने भी तुम्हारे पीसीटी में बोला गया है इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, राइट। तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और ऑब्वियसली वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कितना बोला है कर लेते हैं भाई। हमारा इलेक्ट्रोलाइट है सिर्फ दो, तुम्हें याद रखना है, HCO3 नेगेटिव, NaCl, ये दोनों हो गए आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, दो हो गए। अब कौन सा न्यूट्रिएंट? विटामिन के, विटामिन के भी आपका हो जाएगा रीएब्सॉर्ब, एंड ऑब्वियसली वाटर, वाटर भी कर लिया तुमने, राइट। ये सब चीजें हो गई हमारी रीएब्सॉर्ब। अब आते हैं हम किसमें? अपने लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग वाले में। डिसेंडिंग वाले में तुम क्या क्या एब्सॉर्ब कर लेते हो? यहाँ से थोड़ी सी मोटी होती है फिर पतली होती है। ये आपको याद रखना है कि जो आपकी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये सिर्फ पानी के लिए परमिएबल है, मतलब कि यहां से सिर्फ आपका वाटर बाहर आ सकता है, लेकिन जो भी NaCl है या जो भी अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो यहाँ पे वापस से आई होगी, ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर नहीं निकल सकती, तो सिर्फ पानी बाहर आ सकता है, मतलब कि सारा H2O इज कमिंग आउट ऑफ दीज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो H2O H2O H2O, और ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था कि पानी को निकलने के लिए किसी एनर्जी की नीड नहीं, तो ये ऑस्मोसिस से बाहर आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपके एक्वापोरीन्स लगे होते हैं जिनसे ये बाहर आ जाती है। तो एक्वापोरीन्स की हेल्प से आपका पानी बाहर आ गया, ऑस्मोसिस की भी वजह से आ गया, ठीक है। नाउ दिस इज पे आपका सॉल्यूट सारा जा रहा है, क्योंकि अभी सॉल्यूट निकला नहीं है, तो कंसंट्रेशन सॉल्यूट की बहुत ज्यादा है। यहाँ पे सारा पानी निकल गया तो कंसंट्रेशन सॉल्यूट की बहुत ज्यादा थी, तो इस वाली ट्यूब्यूल को आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड ट्यूब्यूल भी बोलते हो। जो ऊपर जा रही है दिस द थिन पार्ट, थिन पार्ट से तुम्हारा NaCl बाहर आएगा, मैंने बताया था, क्योंकि सारा NaCl यहाँ पे दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा तुम्हारा क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो अब सॉल्यूट बाहर आएगा, क्योंकि ये परमिएबल है किसके लिए? इट इज ओनली परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। उल्टा है, वो सिर्फ परमिएबल था पानी के लिए, तो सारा इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा हुआ चला आया, यहां से पानी नहीं निकल सकता, तो हमारा सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ रहा है, तो थिन वाले पोर्शन से पैसिवली आएगा, लेकिन जो आगे मोटी सी ट्यूब्यूल बनेगी वहां से एक्टिवली तुम्हारा NaCl बाहर आएगा, एक्टिवली आ रहा है, सब कुछ रीएब्सॉर्ब कर रहे हैं हम, यहां से रीएब्सॉर्ब कर लिया, राइट। नाउ व्हाट, अब क्या है? अभी इसको हटाते हैं, क्योंकि अभी हमारी कॉन्वोलेटिंग सॉरी कंडक्टिंग डक्ट भी बनेगी, डिस्टल ट्यूब्यूल भी बनेगी, राइट। तो देखो, अब बनती है आपकी डीसीटी, ये डीसीटी, और डीसीटी में भी आपका सेम चीज होगी। डीसीटी में क्या होगा? सेम,
HCO3 निकलेगा। अच्छा, यहाँ पे आपका एक के भी बताया हुआ है एनसीईआरटी में, के प्लस। तो आपको ये याद रखना है कि आपका जो ये के प्लस केटायन है, ये भी बाहर निकलता है और ये सिक्रीट भी किया जाता है बॉडी से। लाइक इसको हम एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं, लेकिन इसे बॉडी से बाहर भी निकाल रहे होते हैं। ठीक है। फिर सिक्रीट का मतलब क्या है? जो तुम्हारी इंटरस्टिशियल स्पेस में पड़ा हुआ है, तुम उसे फिल्ट्रेट में डाल रहे हो। ठीक है। फिल्ट्रेट क्या था? जो हमारा फिल्टर होके आया था उसको हम फिल्ट्रेट बोल रहे थे, और उसी फिल्ट्रेट से तुम चीजें निकाल रहे थे क्योंकि तुम्हें चाहिए था। तो तुम्हारे पीसीटी में से, जो हमारा पीसीटी था, वहां से तुमने क्या क्या निकाल लिया? सारे इलेक्ट्रोलाइट, दो ही थे, विटामिन के, न्यूट्रिएंट्स में। फिर तुम्हारा पानी निकल गया था, है ना? और ये के प्लस भी दिखाया हुआ है, ये कंफ्यूजिंग है, बट यू नीड टू नो इज दैट इट इज ऑल्सो सिक्रीटेड एंड इट इज ऑल्सो रीएब्सॉर्ब बाय पीसीटी। सेम केस है यहाँ पे भी, सेम है। HCO3 नेगेटिव, NaCl सेम सेम लिख दो बिल्कुल, NaCl, बस विटामिन के नहीं लिखना ऑब्वियसली, और H2O, एंड ऑब्वियसली के मैंने बोला सेम लिख दो। ठीक है। ये सब सेम चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी विटामिन के को छोड़ के। अब यहां से तुम्हारा कंडक्टिंग डक्ट आ गया। कंडक्टिंग डक्ट से तुम्हारा पानी निकलता है बहुत जोर से, क्योंकि कंडक्टिंग डक्ट से तुम्हें यूरिन बनाना है, और यूरिन को तुम्हें 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड करना है। तो जितना भी पानी बचा है, अब यहीं के यहीं निकालो, यहीं के यहीं निकालो, और थोड़ा सा यूरिया भी रीएब्सॉर्ब कर लो, और इस यूरिया को असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में भेज दो, और फिर से ये घूम के फिर से ऐसे, मतलब सारा पानी निकल जाएगा, फिर से सारा NaCl निकल जाएगा, और कंसंट्रेटेड बन जाएगा। हमें क्या याद रखना है कि पीसीटी से अभी तक हमारी HCO3 नेगेटिव रीएब्सॉर्ब हुई, NaCl एब्सॉर्ब हुआ, विटामिन के एब्सॉर्ब हुआ, पानी एब्सॉर्ब हो गया। नीचे आए तो बहुत सारा पानी एब्सॉर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो सबसे ज्यादा मिनिमम रीएब्सॉर्प्शन होती है, और पीसीटी में सबसे ज्यादा मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन हो रही थी। कम से कम 80 टू 85% तो यही हो जाती है। 5% तुम्हारी यहाँ होती है, 5 से बस 10%। ठीक है। फिर आगे गए तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल था, मतलब कि जितना भी तुम्हारा सॉल्यूट कंसंट्रेशन था वो बचा हुआ था, वो सब निकल जाएगा यहाँ पे, मतलब सब तो नहीं, बट स्टिल। फिर ऊपर जाएगा, फिर से जो भी बचा है वो भी निकल जाएगा। अब यहाँ पे तो सारा का सारा पानी निकाल लो कंडक्टिंग डक्ट से। तो ये सारी, और फिर थोड़ा सा यूरिया तुम्हें इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा, और ये इंटरस्टिशियल स्पेस से आपके असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फिर से घूम के ऐसे कंडक्टिंग डक्ट में आएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हें यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस में थोड़ा सा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करना है। और किससे हो रही है वो? NaCl और यूरिया से। तो NaCl और यूरिया मिलके इंटरस्टिशियल मीडियम में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं, राइट? तो ये तो था हमारा रीएब्सॉर्प्शन पार्ट। पढ़ना है हमें सीक्रेशन की, क्या क्या चीजें हमने बाहर से सीक्रेट की। तुम्हारा पीसीटी, अब मैं एक सिंगल ट्यूब बना रही हूँ जस्ट फॉर लाइक याद करने के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है तो चलो बना ही देती हूँ। तो यहाँ से तुम्हारा HCO3 नेगेटिव निकल रहा था, NaCl निकल रहा था, विटामिन के निकल रहा था, H2O निकल रहा था, एंड ऑल्सो के प्लस निकल रहा था, राइट? और यहाँ पे सिक्रीट क्या क्या चीजें होंगी? तुम्हारा सिक्रीट होता है हाइड्रोजन आयन, सिक्रीट होता है के प्लस, एंड ऑल्सो योर NH3 यूरिया सिक्रीट होगा। डीसीटी में भी सेम कर दो, डीसीटी में भी सेम कर दो, H प्लस सिक्रीट होगा, के प्लस सिक्रीट होगा, और फिर से यूरिया लिख दो, NH3 लिख दो, राइट? बस इन्हीं दोनों ट्यूब्स में आपकी सिक्रीशन होती है। और भी जगह है लेकिन यहाँ पे दिखा नहीं रखा। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले थी, इसमें से तो सब सिर्फ रीएब्सॉर्प्शन हो रहा था मिनिमम। फिर आपकी ये असेंडिंग वाली थी, इसमें मैंने आपको बताया था यूरिया जो था वो यहाँ पे ऐड किया गया था, वो भी किससे निकाल के? कंडक्टिंग डक्ट से निकाल के, राइट? तो ये आपका था सिक्रीशन, और ये तीनों मिलके क्या करेंगी? आपके यूरिन को बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करेंगी। ठीक है। और जो डीसीटी पार्ट है, यहाँ पे आपकी कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन होती है, मतलब कंडीशन के बेसिस पे ही वो रीएब्सॉर्प्शन करता है। मतलब कि इसका क्या मतलब है कि अगर बॉडी में पानी की कमी हो रही है तो इसको ट्रिगर किया जाएगा, क्योंकि अगर जो मेरा डीसीटी है, अगर मैं उसको ध्यान से देखूं, मैंने हर जगह देखा कि मेरे, अच्छा हम ये बताना भूल गए कि यहाँ पे पीसीटी में कौन सी, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो आपकी पीसीटी होती है, वहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन क्यों थी?
क्योंकि जो आपके वहां पे सिंपल स्क्वैमस क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, वो भी ब्रश बॉर्डर्स, ताकि आपका एरिया बढ़ जाए। जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा आप क्या कर पाएंगे, रीएब्जॉर्प्शन कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपके जो पीसीटी है उसमें आपका देखा गया सिंपल स्क्वैमस क्यूबॉइडल एपिथेलियल, वो भी ब्रश्ड बॉर्डर, ठीक है। इन्हीं सेल्स की वजह से तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा 80 to 85% रीएब्जॉर्प्शन हो पाती है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो पाती है। और यहाँ पे तुम्हारे कुछ रिसेप्टर्स भी लगे रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा हार्मोन आएगा जो इन रिसेप्टर्स को ऑन कर देगा, और ये इनसे क्या कराएगा, फिर से H2O और NaCl की क्या कराएगा, रीएब्जॉर्प्शन कराने के लिए सिग्नल करेगा, ये करेगा पीसीटी, ठीक है। यहाँ पे क्या लगे थे, एक्वापोरिन्स लगे हुए थे। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया एक्टिवली, क्योंकि यहाँ पे भी पंप लगे हुए हैं तुम्हारे, सोडियम और पोटेशियम पंप्स, ठीक है। फिर डीसीटी में भी बहुत ज्यादा तुम्हारे, अब देखो इन लूप ऑफ हेनले में जो पतले वाले पार्ट्स हैं वहां पे तो तुम्हारा सिर्फ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, लेकिन जो मोटा वाला पार्ट है वहां पे तुम्हारे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल्स है, ठीक है। जो तुम्हारा डीसीटी है उसमें भी कुछ स्पेशल सेल्स है जिनको हमने मैक्यूना डेंसा बोला। अगर मैं डी जो मेरा डीसीटी है इसको मैं देखूं ध्यान से, तो है तो मेरे वही सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे पोर्शन है जहां पे मैं बोल सकती हूँ कि इनके सेल्स का क्या नाम है, मैक्यूना डेंसा। अब ये मैक्यूना डेंसा क्या है, थोड़े से स्पेशलाइज्ड टाइप के, क्या है, स्पेशल थोड़े से एपिथेलियल सेल्स हैं जिनके ऊपर रिसेप्टर्स लगे हैं। कि कोई हार्मोन आएगा, मान लो तुम्हारा एक हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो कब रिलीज होता है, जब तुम्हारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा, इन H2O को रीएब्सॉर्ब करने की बात करेगा कि भाई बॉडी में कमी हो रही है पानी की, तो रीएब्सॉर्ब करो पानी। तो ये रिसेप्टर्स ऑन हो जाएंगे और जल्दी जल्दी यहाँ पे एक्वापोरिन चैनल्स खोल देंगे और पानी की क्या होने लग जाएगी, H2O की रीएब्सॉर्प्शन होने लग जाएगी, राइट। अब यहाँ पे एक Na वाले भी रिसेप्टर्स होते हैं। कोई और हार्मोन आएगा, मान लो जैसे कि जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। अब एल्डोस्टेरॉन क्या बोलेगा कि जाके जल्दी से Na+ रीएब्सॉर्ब करो, ठीक है, सेंस कर लेता है ये। तो ये सब काम कराने लगता है। तो डीसीटी में कब होगी, जब बॉडी में कोई कंडीशन आएगी। कंडीशन कैसी, पानी की कमी हो जाना, या फिर ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, जिससे कि तुम्हारा प्रेशर नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारी फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रही है, राइट। फिर सारी चीजें तुम्हारी कलेक्टिंग डक्ट में जाएंगी, और मैंने बताया कलेक्टिंग डक्ट में भी बेटा आपके यही सेम रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, और यही सेम एडीएच उनको भी जाके बोलेगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा H2O की रीअब्जॉर्प्शन करो। तो सबसे ज्यादा होता है ना कलेक्टिंग डक्ट में, राइट। फिर थोड़ा सा यूरिया चला जाता है इसके अंदर। ओके, सो ये था आपका यूरिन फॉर्मेशन, कि कैसे आपके सारे स्टेप्स मिलके यूरिन फॉर्मेशन कराते हैं। आई होप दिस वीडियो like was helpful for you. Thank you so much guys. Thank you. La, la, la.